हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज हम ऐसे मेहमान से जुड़ रहे हैं जिनको लोग अंकिता सिंह के नाम से जानते हैं। इनकी जो क्वालिटी है अभी हाल फिलहाल में बेहतरीन हम लोगों के सामने इमर्ज होकर के आई है, जो इस तरह से है कि आप केबीसी के जो 16 सीजन के 60 नंबर का जो अभी सेशन हुआ है उसमें आप पार्टिसिपेंट रही हैं और कुछ हद तक आप उसमें पास भी रही हैं। तो सबसे पहले आपका अंकिता बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच। हम अंकिता इस एपिसोड में अपने दर्शकों के साथ जो आपके साथ जुड़ रहे हैं, बेसिकली इसके पीछे ये जानने की आपकी तो एक लेवल पे जहां आप पहुंच चुकी हैं वो तो बेशक है ही है, लेकिन हम बात करेंगे आपके ओवरऑल करियर से। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप यूपीएससी का भी प्रिपरेशन की है जी। तो सबसे पहले आप अपने करियर के अप डाउन के बारे में हमारे साथ कुछ शेयर करें। जी, जैसे कि मैं बताऊं, मैंने सिविल सर्विसेज की जो प्रिपरेशन है वो 2018 से स्टार्ट की थी और उस टाइम पे मैंने मेरा एक इनिशियल फेज ही था। तो उस टाइम मैंने अपने सिविल जो स्टेट पीसीएस का पेपर होता है सबसे पहले वो देना शुरू किया। उसके बाद मैंने फिर यूपीएससी की प्रीलिम्स का तरफ ध्यान दिया। बट अभी ऐसा हो गया है 6 साल जैसे होने को है, तो मेरे जो अटेम्प्ट्स हैं वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं ड्यू टू एज। और दूसरी बात ये है कि यूपीपीसीएस या बीपीएससी या बिहार एसआई का भी मैंने एग्जाम दिया था, तो उसमें ऐसा हुआ ना कि एंड मोमेंट पे मेरा नहीं हुआ। फिजिकल निकाल लिया, प्रीलिम्स मेंस फिजिकल सब कुछ क्लियर करके मैंने निकाला, लेकिन फाइनल जो सिलेक्शन लिस्ट होती है, जो मेरिट लिस्ट होती है, उसमें मेरा नाम नहीं था। ये 2022 की बात है। तो ये एक मतलब बहुत ही सेटबैक था कि इतने क्लोज पहुंचने पे फिनिशिंग लाइन पे हम क्रॉस नहीं कर पाए। और फिर एक बार यूपी पीसीएस का भी प्रीलिम्स निकला है मेरा, तो उसका मैंने मेंस दिया। उसमें मेरा वो खैर उस टाइम पे कोविड वगैरह आ गया था, तो इतना ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गया था ना, और वो पूरी दुनिया हो गई थी, तो उस पे इतना ज्यादा मतलब फोकस मेरा बैठ नहीं पाया। प्लस बहुत सारी चीजें हैं, हेल्थ इश्यूज हैं घर में, पेरेंट्स का, अपना भी कभी, तो इस वजह से मेरा हो नहीं पाया। बट यही है कि आशा नहीं छोड़नी है कभी किसी को। हो सकता है आपका सिविल सर्विसेज में ना हो, बट आपको साइड ऑन कुछ चीजें ऐसी करनी है जिससे कि आप मोटिवेटेड रहें, बीट एक्सरसाइज, बीट मेंटल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, या कुछ भी जो आपको पसंद है, जो आपकी हॉबीज हैं, ताकि आप सेल्फ मोटिवेटेड रहें। बिकॉज एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट की लाइफ बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज रहती है। वो उसको हर चीज से लड़ना है, सोसाइटी से, अपने आप से, अपने घर वालों से, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो एक ना मेंटल स्टेट ऑफ माइंड अजीब सा हो जाता है इंसान का। तो वो चीजें मतलब जिस टाइम आप प्रिपरेशन स्टार्ट की फर्स्टली यूपीएससी की जी, और कई जगह हम फेलियर तो नहीं कह सकते, विन विन सिचुएशन में लोग होते हैं, कहीं नहीं कहीं कुछ जाता तो कहीं मिलता भी है। तो जब आपके रिजल्ट नहीं हो रहे थे तो आपने उस सोसाइटिकल प्रेशर को और अपने आप को कैसे मैनेज करके रखा और अभी तक के सफर में? अभी तक का सफर ऐसे ही रहा है कि मतलब अब ऊपर वाले की कृपा रही है कि मेरे आसपास के जो लोग हैं, जो जैसे मेरी पड़ोसी हो गए, वो लोग वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिला। अदरवाइज बहुत कम देखने को मिलता है कि लोग पूछते हैं कि यार इतने टाइम से आप तैयारी ही कर रही हो, अभी तक तुम्हारा कहीं हुआ नहीं, ये नहीं। तो मैं मतलब उसको नेगेटिव उसमें नहीं लूंगी। और प्लस ये भी था कि मैंने रनिंग वगैरह, जैसे फिजिकल एक्सरसाइजेस वगैरह, ये सब शुरू किया ताकि मेरा मेंटल स्टेट ऑफ माइंड फिट रहे। ताकि मेंटल स्टेट ऑफ माइंड अगर हमारा फिट रहेगा तो हम किसी भी चीज को बड़ी मतलब शिद्दत से कर सकते हैं। चाहे वो एग्जाम हो, चाहे वो कोई भी चीज हो। और जब मैं तैयारी कर रही थी तो मैंने एनकाउंटर किया बहुत सारी चीजें, जो जैसे कि एग्रीकल्चर स्टार्टअप का मैंने जिक्र किया था बच्चन जी के सामने। हाइड्रोपोनिक्स हाइड्रोपोनिक्स का ऐसा है कि मतलब आपके पास अगर स्मॉल इन्वेस्टमेंट भी है तो आप छोटे लेवल पे स्टार्ट कर सकते हैं, बीट रिसर्च पर्पस के उस पे, एंड देन उसको एक्सपेंशन के लिए आप फंडिंग थोड़ा सा लाके धीरे धीरे उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपको जरूरत नहीं है। तो वो चीजें मुझे काफी ज्यादा मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। तो मैंने घर में थोड़ा बहुत उस पर रिसर्च भी किया। प्लस मैंने साइड बाय साइड मशरूम फार्मिंग भी की है। तो मैंने ऑयस्टर मशरूम उगाया था, मेरे पास है भी उसका वीडियो वगैरह भी, मैं आपको शेयर करूंगी। तो ये सब चीजें मैंने साइड बाय साइड करती रही, हॉबी की तरह डेवलप किया। लेकिन हो सकता है वो आगे चल के मेरा एक स्टार्टअप, या आप कह सके कि प्लान भी बन पाएगा। उसी के लिए मतलब फंडिंग वगैरह।
बिल्कुल आपने सही अप्रोच रखा, लेकिन मैं अंकिता आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने यूपीएससी की जर्नी शुरू की, फिर आप केबीसी में पहुंचती हैं, तो सबसे पहले हमें उस फेजेस के बारे में बताइए कि यूपीएससी के प्रिपरेशन का कहाँ तक लाभ आपको केबीसी में मिल सकता है। देखिए, यूपीएससी का सिलेबस है कि इनफाइनाइट है। आप डिफाइन नहीं कर सकती कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, कहाँ से नहीं आएगा। कई बार तो गूगल भी फेल हो जाता है यूपीएससी के आंसर्स अगर हम सर्च करें तो कई बार नहीं मिलता एक जगह पे, बहुत खंगाल खंगाल के ढूंढना पड़ता। तो अब क्या है कि जैसे मेरे पेरेंट्स प्लस मैं, हम लोग बचपन से ही केबीसी खेलते हुए आ रहे हैं। मैं तब से केबीसी खेल रही हूँ जब मैं एलिजिबल भी नहीं थी, मतलब 2000 में जब ये शुरू हुआ था। 8 साल की लगभग मैं रही होंगी, तो तब नहीं था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि 2018 में ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी यूपीएससी की, सिविल सर्विसेज की, और 2018 से ही केबीसी का प्ले अलॉन्ग शुरू हुआ। उस प्ले अलॉन्ग से ये हुआ कि हम लोग देखते देखते ना, वो क्वेश्चंस जब आते थे तो हम लोग कहते थे कि अरे यार ये तो हमें आता है, हमें भी वहां होना चाहिए। तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता था। तो इतना ज्यादा ऊर्जा सी आ गई घर में कि हमारे घर में ना केबीसी जब आता है, रात को 9 बजे आता है वो सोनी टेलीविजन पे, तो हमारे घर में ना कर्फ्यू सा लग जाता है। तो हम लोग, कोई रिश्तेदार हो, कोई मित्र हो, कोई भी हो, हम लोग उनका फोन भी उठाते नहीं है। और हमने मना किया हुआ है कि 9 से 10:30 के बीच में हमें फोन ना किया जाए, क्योंकि वो केबीसी का टाइम होता है हमारा। यहाँ तक कि ऐसा है कि जब तक ब्रेक नहीं आता तो हम पानी पीने भी नहीं जाते हैं। इतना ज्यादा क्रेज है उस केबीसी का हमारे घर में। तो जो जितनी भी मैंने पढ़ाई लिखाई की है स्टार्टिंग से, मैं तो बचपन से ही जोड़ूंगी उसको। बहुत सिविल सर्विसेज ठीक है, बट हम तो बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं ना चीजें। तो वो सारी चीजें मेरे को इस केबीसी के मंच तक पहुंचाई हैं। और वहां मैंने, जैसा कि आपने देखा होगा कि मैंने मतलब ठीक ठाक धनराशि जीत ली है जो मतलब मेरे स्टार्टअप के लिए काफी ज्यादा सहायक होगी जी। तो मैं अंकिता फिर उसी पे आऊंगा कि जैसे आपने यूपीएससी प्रिपरेशन किया और केबीसी तक पहुंची, तो बहुत सारे लोगों के मन में ये क्यास होती है कि केबीसी तक पहुंचे कैसे, उसका प्रोसीजर आप हमारे लोगों के साथ शेयर करें। जी, जैसे केबीसी का प्रोसेस ये है, या तो आप रजिस्ट्रेशन से करें। रजिस्ट्रेशन ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए अगस्त में टेलीकास्ट शुरू होना है केबीसी का, तो 2-3 महीने पहले ना कुछ क्वेश्चंस आने शुरू हो जाते हैं। हर रोज डेली आपको आंसर देना है, चाहे वो एसएमएस के माध्यम से दें, चाहे वो ऑनलाइन ऐप के थ्रू दें। इसका सोनी लिव ऐप होता है, उसी में केबीसी का पूरा वो रहता है, तो वहां से आप क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। प्लस अगर आपका मान लीजिए वो क्वेश्चंस मिस हो गया है, टेलीकास्ट शुरू हो चुका है केबीसी का, जैसे मेरा, मैं आपको उदाहरण के रूप में बताना चाहूंगी। अगस्त 14 से शुरू हुआ था केबीसी, इस साल का प्रसारण जो सबसे पहला आया। तो इसमें क्या होता है, एक प्ले अलॉन्ग चलता है ऐप पे ही, सोनी लिव के। जैसे जैसे कोई कंटेस्टेंट जैसे हॉट सीट पे है, तो उसको जो क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, सेम वही क्वेश्चंस उसके ऐप पे आते हैं और हमें खेलते चले जाना है जब तक कि वो एपिसोड एंड नहीं होता। ऐसे रोज आप खेलते जाइए, तो हो सकता है ऊपर की ईश्वर की कृपा रही तो जो इंडिया चैलेंजर वीक होता है, जो हर महीने के आखिरी में होता है, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, उसके लिए आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाए। और अगर आप एक बार शॉर्टलिस्ट होते हैं, उनकी तरफ से कॉल आता है केबीसी टीम से, तो वो कॉल ऐसा रहता है ना, जैसा मैं अपने बारे में बताऊं, पहला कॉल जब आया आईवीआर कॉल होता है, तो वो मेरा मिस हो गया था। मेरा फोन चार्जिंग में लगा था, मैं दूसरे रूम में थी, तो मैंने आके चेक किया तो मुंबई से था। तो ट्रू कॉलर में मैंने देखा कि अरे ये तो सोनी लिव प्ले अलॉन्ग सब्सक्रिप्शन का नंबर है। तो मैंने कहा अभी आईवीआर कॉल है, आईवीआर कॉल पे ऐसा होता है कि आप दोबारा कॉल नहीं कर सकते कॉल। तो मुझे था कि पता नहीं दोबारा कॉल आएगा कि नहीं आएगा। फिर लकीली, अब वही वाली बात है, इट्स लाइक यूनिवर्स ही सब कुछ स्क्रिप्ट कर रहा है, ऊपर वाला ही। तो मुझे नेक्स्ट डे मतलब आफ्टरनून में कॉल आता है, उस टाइम मेरे फोन मेरे हाथ में था, तो मैंने वो कॉल उठाया। उन्होंने बताया कि आपका सिलेक्शन हो गया है, जो ऑडिशन राउंड होता है, उसमें ऑडिशन राउंड में आपका पर्सनल इंटरव्यू और जीके टेस्ट होता है। आप लोग अगर अधिक जानकारी चाहिए तो इसका सोनी लिव का ऐप है केबीसी के, उसमें ना टर्म्स एंड कंडीशंस है, तो वो एक बार 3-4 पेजेस का है, तो वो अगर पढ़ेंगे तो एक बार और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी चीजें।
फिर से हम वहीं चल रहे हैं कि आप अंकिता जो हमारे साथ जुड़ रही हैं, आपने 2018 से ही यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था और कई हद तक कई सारे स्टेट पीसीएस में कई लेवल तक पहुंची भी थी, लेकिन उसी का फायदा कही और ओवरऑल इनका ग्रोथ जो केबीसी तक पहुंचाया। मैं नेक्स्ट फेज पर चलता हूं अंकिता, और आपसे ये जानना चाहता हूं, जो एग्रीकल्चर स्टार्टअप का जो आपने शुरू किया है, वो आइडिया पहले कहाँ से आया और उसके प्रोसीजर क्या क्या है? आइडिया ऐसा है कि जैसे अब से सिविल सर्विस की जब इंसान तैयारी करता है ना, तो वो हर चीज पढ़ता है। और एग्रीकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट, मतलब ऐसा एक फील्ड है जो बहुत ज्यादा बूमिंग हो गया है आजकल, मतलब 8-5-6 साल से अगर हम देखें इंडिया में। तो हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, ये सब चीजें होती हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में तो क्या सभी जानते हैं। हाइड्रोपोनिक्स में मेरा इंटरेस्ट जागा और मैंने कहीं से पढ़ा था, तो मुझे लगा यार ये बड़ी नई चीज है, यूनिक सी चीज है, इसको किया जाए। ऑर्गेनिक के बारे में तो लोग जानते ही हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई या और भी उससे जो जुड़ी हुई फार्मिंग है। तो हाइड्रोपोनिक्स का मैंने जब आइडिया देखा, मैंने कहा अरे ये तो मतलब आज के टाइम में है कि लोग अपने हेल्थ कॉन्शियस ज्यादा हो रहे हैं। तो वो आलू, प्याज ये सब कट डाउन करके ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सैलेड, टमाटर का ये सब बना के, तो इस फार्मिंग में जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, हाइड्रोपोनिक्स की मैं बात करूंगी, तो इसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, टोमेटो, स्ट्रॉबेरीज, कुकुम्बर, ऐसी चीजें आप, धनिया, ऐसी चीजें आप बिना मिट्टी के उगा सकते हैं। इसमें स्मॉल स्मॉल कंटेनर्स होते हैं, जैसे पॉली हाउस टाइप एक सेटअप रहता है, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, टेम्परेचर प्रेशर सिस्टम वगैरह तो ये रहता है। ओपन प्लेस में होते हैं या नहीं, इसको क्लोज सिस्टम बना, पॉली हाउस जैसे होता है वैसे क्लोज सिस्टम आपके, आप अपनी छत पे भी कर सकते हैं। और यही सलाह मैंने बच्चन साहब को दी थी उस एपिसोड में कि आप अपने छोटे लेवल पे अगर आप करना चाहें, एज अ हॉबी डेवलप करना चाहें, तो अपने कहीं से भी आप कर सकते हैं वो चीज। बी एट आपका उसमें जो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है उसको थोड़ा क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसमें कंटेनर्स होते हैं छोटे छोटे, उस पानी न्यूट्रिएंट बेस्ड कंटेनर होते हैं, उसमें हम वो पौधे लगाते हैं, फिर धीरे धीरे वो बढ़ते हैं। फिर वो जो पानी है उसकी बड़ी खासियत है कि हम उसको फेंकने के बजाय उसको रीयूज कर सकते हैं। तो ये मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। तो ये सब चीजें मुझे काफी ज्यादा यूनिक लगी, तो मैंने कहा ये तो बहुत ही मतलब ऐसा स्केल है कि आप सिविल सर्विस एस्पिरेंट हो, आप बच्चे हो, आप बूढ़े हो, कोई भी एज ग्रुप का इंसान इस हाइड्रोपोनिक्स को एक एज अ हॉबी डेवलप कर सकता है और अपने घर पे मतलब बोलते हैं ना एक सेफ तरीके से मतलब वेजिटेबल्स उगा सकता है खाने के लिए, अपने खुद के घर के लिए। और अंकिता एक बात बता कि बेसिक कितना नियर अबाउट कितना इन्वेस्टमेंट होता होगा स्टार्टिंग फेज में? लगभग इनिशियल अगर मैं बताऊं तो आपको कम से कम 25 से 30 हजार रुपए इनिशियल लगता है इसको स्टार्ट करने के लिए। लेकिन हाँ, इसमें जैसे अगर आपको कमर्शियल प्रोडक्शन करना है तो इसमें पैसा थोड़ा सा वही लाखों में चला जाता है इसका इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट में कोई ज्यादा भी नहीं है अगर स्टार्ट करना चाहे तो। मैं फिर अंकिता केवीसी पे आऊंगा। बहुत मैंने जो रिसर्च किया और आपके बारे में पढ़ा पेपर्स में, उसमें ये था कि आपसे जब लास्ट में 50 लाख का क्वेश्चन पूछा गया तो आपने बड़े स्मार्टली उसको क्विट किया और जो पैसे आपके बन चुके थे उसको बना लिया। इसके बारे में कोई मोमेंट शेयर करें। मोमेंट ऐसा था कि एक चीज है कि जितना हम प्राप्त करते हैं ना उतना पर्याप्त है, तो ये मेरी फिलॉसफी है। अब बात ये थी कि वो 50 लाख का क्वेश्चन जैसे आप लोगों ने देखा होगा, वो मार्शल आर्ट से रिलेटेड था। तो वो चारों जो ऑप्शन थे, हम जैसे कराटे, टाइकोंडो और जूडो का तो नाम सुनते हैं, लेकिन वो चारों ऑप्शन ऐसे थे जिसमें मैंने एक ही ऑप्शन का नाम आज तक सुना था। प्लस मुझे प्रवीण कुमार जी के बारे में नहीं पता। प्रवीण कुमार क्रिकेटर तो पता है, ये तो पता है मुझे यूपी से खेलते थे, बट प्रवीण कुमार मार्शल आर्ट भी कुछ करते थे, तो ये मुझे आइडिया ही नहीं। जब प्रवीण कुमार जी के बारे में नहीं पता तो मैं क्या बताऊं। तो वो एक मतलब ऐसा था कि मैं चांस नहीं लेना चाहती थी और उस स्टेज पे बहुत बड़ा रिस्क हो जाता, क्योंकि एक ऑप्शन के बेसिस पे आप कोई मतलब उसमें नहीं बना सकती कि इसका आंसर ये होगा या क्या। 20% श्योरिटी से आप क्वेश्चन को डील नहीं कर सकते हैं। और ये चीज मेरे को सिविल सर्विसेज ने सिखाई है, क्योंकि हम लोग एलिमिनेशन वगैरह मेथड यूज करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन में मैंने एलिमिनेशन यूज किया था, क्योंकि कुछ भी जो क्वेश्चंस थे वो ऐसे नहीं थे कि आपको बुक्स में मिल जाए। वो आपको मतलब कहीं ना कहीं एप्लीकेशन बेस्ड, आपको अपना माइंड अप्लाई करके, जैसे वो रोड वाला क्वेश्चन था, वो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे को मेरी ड्राइविंग बहुत मतलब हॉबी है, तो मैं कभी भी गाड़ी चलाती हूँ तो साइन बोर्ड देख के चलाती हूँ कि इस मार्ग का नाम क्या है, इस रोड का क्या नाम है। तो ये सब चीजें मतलब ना एक अब मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने माइंड को ना इतना खुला रखो कि आसपास की जो चीजें हैं उसको आप ऑब्जर्व करिए।
पेड़ हो, पौधा हो, कुछ भी हो, आप उसको ऑब्जर्व करिए, हो सकता है आगे वो पता नहीं कहाँ काम आ जाए। तो मुझे जैसे केबीसी के मंच पे तो बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा यूजफुल रहा और शायद तभी मैं इतना कर पाए। धनराशि जीत पाई हूँ। फिर से अंकिता, एक बात और हम इम्पोर्टेंटली जो जानना चाहते हैं वो ये है कि जी आपने प्रिपरेशन जब स्टार्ट किया तो एक माइंड मेकअप रहा होगा कि हमें आईएएस बनना है या एसडीएम की तरफ जाना है, और अगर उस फेज में जाने के बाद वो हाथ नहीं लगता है तो किस तरह का रिग्रेट होता है, क्या उसके बारे में आप कुछ शेयर करना चाहें? अब जैसे कि मैं आपको बताऊं, सिविल मैं पेशे से एक रिसर्चर हूँ। मेरा जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो मास्टर्स इन एनवायरमेंटल साइंसेज है, डीयू से। तो मैं रिसर्चर का था मेरा, लेकिन फिर धीरे धीरे पता नहीं क्या क्या कहिए, मैं बहुत ज्यादा क्लब्स वगैरह में थी, जैसे एक्सकर्शंस होते हैं, फोटोग्राफी क्लब, लिटरेरी क्लब, बहुत सारी चीजें। तो मैंने चीजों को मैनेज कर लेती थी। तो मेरे प्रोफेसर्स कहा करते थे कि अरे अंकिता, तुमको ना एडमिनिस्ट्रेशन लाइन में जाना चाहिए, तुम्हारा जो एक इम्प्लीमेंटेशन स्किल है ना वो बहुत अच्छा है। तो उस टाइम पे मुझे पता नहीं चला कभी कभी, और ये मुझे चीज का रिग्रेट होता है कि काश ये चीज मुझे और पहले पता चल चुकी होती। पता चल जाती तो हो सकता है मैं पहले अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करके थोड़ा और ज्यादा इन्वेस्टमेंट, बट ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। यस यस। और एक इट्स बात ये बेटर है कि जैसे नेवर। अंकिता आपने एक बात शेयर किया, मैंने वो केबीसी जब आप खेल रही है तभी मैंने देखा जी कि आपने कहा कि मैं अपने स्टार्टअप के लिए एक कैपिटल बनाने के लिए यहाँ पहुंची हूँ। जी जी तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ओवरऑल जो सिस्टम है ऑफ इंडिया या बैंकिंग सिस्टम है, तो अगर कोई स्टार्टअप करना चाहे, वो इंटरप्रेन्योर हो, तो उसके लिए कहाँ मुश्किल आती है, क्या परेशानी आती है? वो आदमी कैपिटल इकट्ठा करके बैंक से भी लेकर के स्टार्ट कर सकता है? हाँ, अब जैसे कि हमारी जैसे गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं। तो अगर खैर मेरे को तो केबीसी का मंच मिल गया तो वहां से मेरा फंडिंग आ गया, नहीं आता तो हो सकता है मैं भी बहुत सारी जैसे योजनाएं हैं। अब जैसे एसबीआई की एक योजना है, उसका एडवर्टीजमेंट वगैरह भी आता है, तो वो नारी शक्ति को प्रमोट कर रहे हैं। तो एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको इंटरेस्ट फ्री लोन भी प्रोवाइड किया जाता है कई जगह पे, कई बैंक्स पे। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको फंडिंग नहीं मिल सकती है। ये तो मतलब अब आप ऊपर वाले की मेहर कहिए या क्या कहिए, केबीसी का कॉल आ गया तो मुझे फंडिंग वहां से मिली। अगर नहीं आता तो हो सकता है मुझे भी कुछ योजनाओं से ही इसका मतलब इसके लिए मदद लेनी पड़ती है। जिस तरह से आपने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जी और आपने एक फेज गुजारा है, टाइम गुजारी है यूपीएससी की प्रिपरेशन में, तो जो यूपीएससी की तैयारी होती है और फाइनल सिलेक्शन होता है, तो उसमें गर्ल्स को स्पेशली क्या हर्डल्स होते हैं तैयारी के और सिलेक्शन के? सबसे पहला हर्डल तो ऐसा है कि अगर आपने यूपीएससी की जैसे प्रिपरेशन ठीक टाइम, ठीक समय, ठीक एज में स्टार्ट कर दी तब तो ठीक है। अब जैसे कि मेरी एज थी लगभग 26 से 27 साल जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी। तो अब पहले या दूसरे अटेम्प्ट में निकल गया आपका पेपर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं निकलता है ना तो यही है कि घर वाले सबसे पहले पेरेंट्स आपके बोलते हैं अरे तुम्हारी प्रिपरेशन कब तक चलेगी, शादी भी है। क्योंकि एक विमेन को ना बहुत ज्यादा शादी का मतलब प्रेशर सोसाइटी ये मेंटल एक बना हुआ है कि शादी भी करनी है, तुमको दूसरे घर जाना है। तो ये सब काफी चीजें मेरे आई, बट मैं आई एम वेरी वेरी थैंक्स टू माई पेरेंट्स कि उनका हर कदम पे सपोर्ट था। उनका था कि जब तक इसकी नौकरी या कुछ भी मतलब ऐसा ना कर ले कि हाँ आज दुनिया जाने, जैसे कि आज बहुत जगह पे मतलब केबीसी की वजह से सही मुझे जान रहे हैं लोग। सही। तो उनका यही था कि जब तक ये कुछ बन नहीं जाएगी तब तक हम इसको प्रेशराइज नहीं करेंगे। तो मतलब उनका हर हर स्टेज पे साथ था, उन्होंने कुछ प्रेशराइज नहीं किया। तो सबसे पहले तो यही है कि मैं यही कहना चाहूंगी पेरेंट्स को, खासकर लड़कियों के पेरेंट्स को, कि अगर उनकी लड़कियां हैं तो जो अगर, क्योंकि हौसला अगर होता है ना तो उड़ान भरने में देर नहीं है। हौसला एक एम्बिशन आपका होना चाहिए, एम्बिशन नहीं मरना चाहिए। तो मैं यही कहूंगी कि कभी अपनी लड़कियों को प्रेशराइज ना करें किसी चीज के लिए। वो अगर एज अ हॉबी डेवलप करती है, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करती है, तो खुली छूट देनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि आज नहीं हो रहा है पता नहीं क्या होगा, ये नहीं होगा, मतलब नेगेटिव चीजें नहीं, घर में ऐसा माहौल बनाए कि मतलब एक नई ऊर्जा सी सबके रहे लिए एक सबके लिए। इक्वालिटी का वो। जी मैं और भी अब आपसे थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ जाना जी चाहूंगा। जी जी। जिस तरह से आपने स्टार्ट किया और कई साल लाइब्रेरी में भी आपने टाइम दिया है, तो एपीजे अब्दुल कलाम लाइब्रेरी के कोई मोमेंट आपको याद हो, शेयर करना चाहे तो? बहुत मतलब वहां पे तो मैं जैसे आई, जब मैंने 2019 में ज्वाइन की थी लाइब्रेरी, मुझे याद है शायद अप्रैल का महीना हाँ रहा हाँ। होगा। तो तब मैंने ज्वाइन की थी, तो धीरे धीरे मतलब इंटरेक्शन हुआ, मेरे 3-4 बहुत अच्छे मित्र बने जो आज तक
कनेक्टेड है और वो मेरे हर कदम पे फेलियर हो सक्सेस हो हमेशा साथ रहे हैं। तो मतलब मोमेंट आज सच बहुत सारी चीजें थी। एक बार तो मेरे को याद है मैं यूपीपीसीएस का मेंस लिख के आई थी 2020 वाला। उसके जस्ट एक हफ्ते बाद यूपीएससी का प्रीलिम्स था, क्योंकि कोविड आया था तो प्रीलिम्स वगैरह मेंस लेट हुए थे। पोस्टपोन कर दिया। तो मेरे साथ मेरे दो फ्रेंड्स थे, अमन और दानिश। वो लोग इकोनॉमिक्स का कुछ बात कर रहे थे। अब ऐसा होता है ना कि मेंस के स्टेज से आपको एक हफ्ते बाद अगर प्रीलिम्स के मोड में आना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो कुछ ऐसी चीजें डिस्कस कर रहे थे जो मुझे आ ही नहीं रहा था। तो मेरा ना रोना निकल गया कि मुझे ये चीज पता क्यों नहीं है। तो उस टाइम पे मुझे उन दोनों ने इतना मोटिवेट किया, क्योंकि मेरा ज्योग्राफी थोड़ा सा सब्जेक्ट मतलब मेरा ऑप्शनल भी रहा है। जी मेरा ऑप्शनल भी है और प्लस मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी है। तो वो ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने क्या किया कि वो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पूछने लग गए। तो कहा कि ये जो क्वेश्चंस हम पूछ रहे हैं ना, तुमको इसके आंसर्स आते हैं, हमें नहीं आता है। बेशक तुम्हें उसका नहीं आ रहा है बट हमें इसका नहीं आता। तो ये नहीं सोचना है, कराया कि कोई किसी में तुम डाउन नहीं हो किसी चीज में। तो ये सब चीजें मतलब काफी ज्यादा उन लोगों का सपोर्ट रहा, बहुत लोगों का सपोर्ट रहा है। जो ओनर थे उनका भी, और जो मतलब आप भी थे, बहुत लोग थे। डिस्कशन रूम में जाते थे अपने कॉपी लेकर के। जिस हिसाब से हम लोग डिस्कस करते थे आंसर्स को, मतलब ऐसा लगता था कि बस अभी पेपर दे ही दें। तो मतलब बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक माहौल रहता था लाइब्रेरी का। लास्ट में अंकिता हम आपसे ये कहेंगे कि जिस तरह से आपने एक स्टार्ट किया और यहाँ तक पहुंची हैं, और तो स्पेशली आप जो अभी गर्ल्स स्टूडेंट्स है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या अदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उन किस तरह से प्रिपरेशन करें, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो सेल्फ स्टडी और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप गाइडेंस मिलना, जो एक होता है ना राइट गाइडेंस, आज भी उसकी कमी है। तो मेरा सेटबैक यही रहा कि मुझे ना शुरू से राइट गाइडेंस नहीं मिली। तो वो राइट गाइडेंस अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिल रही है तो मतलब आपको होप लूज नहीं करना है। कोई ना कोई कनेक्शन, आजकल तो सोशल मीडिया का इतना जमाना है, यूट्यूब है, खान सर जैसे लोग पढ़ा रहे हैं फ्री में, आप वीडियो लेक्चर्स और वो सब इंटरेस्ट पहले जगाइए और फिर देखिए कि आप मतलब उस फील्ड में जाना चाहते हैं कि नहीं। कई बार क्या होता है ना कि भेड़ चाल है हमारे देश में, वो दो लोग अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और तीन बेशक उनको इंटरेस्ट नहीं है, वो भी भेड़ चाल में घुस जाएंगे। बट ऐसा ना करें, जिस एरिया में आपको इंटरेस्ट है आप पहले उसमें अपना आजमाएं। जैसे मेरे को तो क्या था ना, मेरे को मैनेजमेंट स्किल्स काफी ज्यादा पसंद है, तो मुझे लगता है कि मैं इसके काबिल हूँ। एक सिविल सर्विसेज क्रैक करके एक मतलब सिविल सर्विस सर्वेंट बनने का एक मतलब बहुत ज्यादा वो है कि मैं ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन स्कीम्स का जो भी है अपने डिस्ट्रिक्ट में जहां भी मेरी पोस्टिंग होती है वहां मैं कर सकती हूँ। तो मेरे को ऐसा लगता है, इसीलिए शायद अभी तक मैंने तैयारी नहीं छोड़ी है सिविल सर्विस की। अदरवाइज मेरी जो एजुकेशन है उसमें मैं बहुत कुछ और कर सकती थी। ये स्टार्टअप का आइडिया जो अभी आया है, मैं और भी पहले करके चीजों को वो कर सकती थी, बट मैं यही है कि एम्बिशन अपना खत्म नहीं होना देना चाहती थी। तो ये अंकिता, हम लोगों ने जिस तरह से पॉडकास्ट किया, तो ये हमारे साथ जुड़ी थी आज अंकिता सिंह थी, जो कि केबीसी जो 60 अभी सेशन चल रहा था उसमें कंटेस्टेंट थी, और इन्होंने कुछ हद तक अचीव किया और बहुत स्मार्टली इन्होंने क्विट किया और कुछ अमाउंट इन्होंने इकट्ठा कर ली है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हम अलग अलग ऐसे ही लोगों को आपके साथ जोड़ते रहेंगे, लोगों का पॉडकास्ट आपके साथ साझा करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।